नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी सेना BR सेना में। अब हम जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने आए हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको नवोदय निकालना है तो आपको टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिना टेस्ट सीरीज के आपको पता लग ही नहीं पाएगा कि आपका लेवल कितना हुआ है। तो अगर आपको सारे मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए, तो हमसे जुड़े रहिए। हम आपको सारे मॉक टेस्ट वो भी फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो बने रहिए और देखते हैं वीडियो का अगला पार्ट। आइए, अब नवोदय दूर नहीं। तो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर में कौन सा फैक्टर है, यानी कि सभी प्रकट संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सभी का होता है। अब देखते हैं भैया इस बात को भी। जैसे मान लो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उसने बोला प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर यानी कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, वो ध्यान रखना भैया। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ध्यान रखना, सभी संख्या कौन संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। सभी संख्या प्राकृत संख्या। अब इन प्राकृत संख्या को बोला है कि गुणनखंड। अब समझते हैं गुणनखंड क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब, मान लो मैंने अगर लिख दिया है कोई 10 लिख दिया है एक नंबर। अब इस 10 के फैक्टर्स का मतलब ये होता है, इस गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये जो 10 है ये किस किस से डिवाइड हो जाता है। अब देखो ध्यान से, 10 किस किस से डिवाइड होगा। 10 हमें पता अच्छी तरीके से, देखो 1 से तो हो गई होगा, 1 10 जा 10, फिर किससे हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं आता है, हाँ 5 में आ जाता है, 5 2 जा 10, फिर 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, लेकिन एक बच गया है लास्ट वाला, जो कि कौन है 10। और एक बार हम उसी नंबर के पास पहुंच जाए तो हमारे गुणनखंड हो जाते हैं ख़त्म, यानी कि वहीं। और अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि 10 के कितने गुणनखंड है, तो गिन लो, गिनते लगा लो, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड। ऑब्वियसली कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ से ये सवाल भी कर सकते हैं, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि बताओ कि 10 के कितने फैक्टर है, 120 के कितने फैक्टर है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल लगा लगा के देखना है। जिन जिन टेबल में चला जाता है वही उनके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमसे ये बोला है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सभी में आता है, सभी के गुणनखंड में है, ऐसा कौन सा नंबर है। तो देखो, अगर हम बात करें, चलो ये तो 10 हो गया, हम बात कर लेते 1 की। तो 1 का जो गुणनखंड होता है वो कौन होता है, 1। और ऑब्वियसली बात है 1 तो होगा ही सही, है ना, 1 तो सभी का होता है। फिर अगर हम 2 की बात करें तो 2 का होता है, एक तो 1 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा। एक हो गया 1, एक हो गया 2। इसके बाद अगर हम बात कर ले 3 की, तो 3 में भी देखते हैं, एक तो 1 से जाएगा, एक 3 से तो जाएगा ही जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल पा रही है कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और कोई सा भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, सभी के फैक्टर हमेशा क्या होंगे, 1 ही होंगे। इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं कि नेचुरल पूछ लिया, होल नंबर पूछ लिया, कोई सा भी पूछ ले। अगर फैक्टर की बात करेंगे, अगर गुणनखंड की बात करेंगे, तो ध्यान रखना 1 जरूर होगा। ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और सबका मालिक एक। ठीक, 1 याद रखना, 1 होगा, प्राइम हो, को प्राइम हो, कोई सा भी नंबर कह दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसका ओबेनिस्ट गुणनखंड क्या होगा, या क्या होगा इसका फैक्टर जो सभी में रहेगा, तो वो रहेगा 1। चलो ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर हमारा 1 ही रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास बेल रिंगिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेल रिंगिंग का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेल रिंगिंग के, है ना। ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, है ना, टेंशन मत लेना भैया। पर ये सवाल बहुत दिखने में कठिन जरूर लगेंगे। बोला जाएगा कि यार ऐसा कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे ही सवाल को आप हल करने चाहोगे वैसे ही धीरे धीरे आपके सवाल होते जाएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखा है कि 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 2, 3 and 5 minutes repeatedly. If they ring together at 10 in the morning,
एट वाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, यानी कि बोला कि 3 घंटियाँ क्रमशः 2, 3 तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ वे सुबह 10 बजे बजती है तो कब तीनों फिर से एक साथ बजेगी। अब देखो ध्यान से, कोई घंटी है, कोई बेल है, तो वो जो घंटी है, वो जो बेल है, वो कब बजती है? सुबह 10 बजे बजती है। इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह के 10 बजे, मतलब 10 AM। तो 10 AM को एक घंटी बज रही है भैया, बज रही है, कोई समझ नहीं, बजने दो। बोला गया है 10 बजे बजती है, 3 बेल एक साथ, और फिर इसके बाद वो क्या करती है कि एक तो 2 मिनट के अंतराल पर, एक 3 मिनट के अंतराल पर और एक 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो हमें ये बताना है कि तीनों घंटियाँ आपस में वापस से दोबारा कब बजेगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना कोई कठिन काम नहीं है। आपको टाइम दिया है, आपको समय दिया है, क्या क्या समय दिया है? 2, 3 और कितने? 5, 2, 3 और 5 मिनट। तो अब आपको करना क्या होता है, जब भी मैं एक ही स्टेप बताऊंगा, एक ही चीज़ बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में बात फिट हो जानी चाहिए। ऐसे कोई से भी सवाल को आप तुरंत हल कर सकते हो। जब भी आपसे क्या कहा जाए, जब भी आपके पास बेल रिंगिंग का सवाल आए, जब भी आपके पास बेल रिंगिंग यानी कि घंटी बजने का आए, चाहे टाइम इंटरवल का आए, चाहे लाइट का आए, कि कोई 3 लाइट है ट्रैफिक की, वो एक साथ इतनी बजे चमक रही है, इतनी बजे चालू हो रही है, तो फिर एक 3 मिनट के अंतराल पे, 2 मिनट के अंतराल पे कुछ भी बोल दिया जाए। आपसे जब भी ऐसा बोला जाएगा, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि 2 लोग 3 लोग एक साथ दौड़ना चालू करते हैं, एक साथ वो इतनी बजे मिलते हैं, तो फिर वापस दौड़ के आएंगे तो फिर कितनी बजे मिलेंगे। तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है जिसका नाम है LCM। सारे सवालों का एक जवाब जिसका नाम है LCM। अगर बस आपको LCM पता है, LCM याद है, तो ऐसा इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। जैसे ही आएगा आप देखते से उड़ा दोगे। करना क्या है आपको, जब भी 2, 3, 5 जो भी टाइम इंटरवल दिया जाए, जो भी टाइम इंटरवल दिया जाए, उस टाइम इंटरवल का निकालना है आपको LCM। और LCM निकालना है किस किस का? 2, 3 और 5 का। तो अब हम यहाँ पर साइड में किसका LCM निकालेंगे? 2, 3 और 5 का। तो देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से, इनका एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो सभी के सभी खुद के अलावा किसी और से तो जाएंगे नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 को काटने के लिए भी 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 को काटने के लिए भी 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 5 को काटने के लिए भी 5 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो 2 से देना पड़ेगा, तो यही जाएगा, फिर ये सब सेम रहेगा। फिर हम किससे देंगे? 3 से देंगे, तो 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसा। फिर हम 5 से देंगे तो 5 एकम 5। यानी कि अब देखो, कहने का मतलब यही था, आप ऐसा करके देख लो या फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि जब सारे प्राइम नंबर होते हैं, सारे अभाज्य संख्याएं होती है, तो उनका गुणनफल ही उनका LCM होता है। यानी कि उनका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाता है? LCM। और कुछ लोग मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे 2, 3 जा 6, 6 5 जा 10। नहीं, ऐसा नहीं करना भैया, ये गधों की रेस में दौड़ रहे हो। डायरेक्ट हमें जितना आसान हो सके उतना आसान करना है। देखो ध्यान से क्या होगा, ये तो छोटा सा है इसलिए तुम इसको कर भी सकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो फिर कैसे करोगे भैया? देखो ध्यान से बच्चा, इधर 2, 5 जा 10 और 3 का 3, यानी कि कितना? 30। यानी कि इन सब का LCM आया है 30 मिनट। अब भैया कितनी बजे घंटी एक साथ बजी थी उनकी? 10 बजे बजी थी। तो अब बताओ कितने मिनट और हो गए हमारे पास? 30 मिनट हो गए। तो बताओ 10 बजे में 30 मिनट जोड़ देंगे तो क्या समय हो जाएगा? 10:30 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कभी आपको सेकंड में दिया जाए और सेकंड में दिया जाए और बड़ा नंबर आया तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में। जैसे 180 सेकंड आ जाए तो 180 सेकंड को किससे भाग लगाना है? हमें 60 से लगाना है। ठीक है, तो 3 मिनट हो जाएगी, है ना? ऐसा तो हमें हर एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो अगली बार से वैसे ही उड़ा दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। करना क्या है, जब भी ऐसे बेल रिंगिंग किया जाए, ट्रैफिक लाइट किया जाए कि कोई 3 ट्रैफिक लाइट अलग अलग सिग्नल इस समय पर एक साथ बजते हैं, तो फिर दोबारा कब बजेंगे, तो सभी का क्या करना है? LCM करना है। सभी का क्या करना है? LCM करना है। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या जो भी तुमको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्योंकि हम करने वाले हैं
अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर और बोला गया है द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ अ क्वार्टर ऑफ 200, यानी कि 50% 200 के एक चौथाई के 50% का मान होगा। तो देखो ध्यान से, 200 के एक चौथाई यानी कि ये 200 है, ठीक है, क्या है भैया 200। इसके एक चौथाई यानी कि 1/4, एक चौथाई का मतलब क्या होता है 1/4 के 50% का मान क्या है, के 50% का मान क्या है। तो वैल्यू ऑफ 50% ऑफ अ क्वार्टर ऑफ 200, तो यानी कि हमें 200 के 1/4 का कितना प्रतिशत निकालना है, 50% निकालना है। कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 50% निकालना है। तो देखो भैया इसको करना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब भी आपसे बोले, देखो यहाँ पर मैंने ली थी 1/4 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, तुमको क्या करना, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे कि 300 का एक चौथाई अ क्वार्टर का मतलब 1/4, उस जो नंबर है उस नंबर में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 1/4 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे बोले 2/4 तो कितने का करना है, 2/4 का करना है। हालांकि 2/4 का मतलब ये होता है 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए 1/3 तो किसका मल्टीप्लाई करना, 1/3 का। 1/3 बोले तो 1/3, 2/3 बोले तो 2/3, अ क्वार्टर बोले तो 1/4। इंग्लिश मीडियम में ध्यान रखना, अ क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो अब जब भी बोला जाए ऐसा तो उसी नंबर में हमें क्या कर देना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200 का बोला है तो 200 में 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो और निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत में नॉर्मल सी बात होती है, परसेंटेज हटाकर क्या लगाते हैं, ध्यान रखना 100 लगाते हैं। तो 200/1/4 इंटू 50 प्रतिशत हटाया, नीचे क्या लगाया, 100 लगाया। प्रतिशत हटाया, नीचे क्या लगाया, 100 लगा दिया। अब 100 लगाने के बाद देखो क्या होगा, अब यहाँ पर नीचे 0 है तो यहाँ पर 0 क्या होगा भैया, कैंसिल होगा। 1 0 से 1 0 ख़त्म, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। हम चाहे तो यहाँ 1 0 से इस 1 0 को भी क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसको भी निपटा देंगे भैया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, 4 बचा है। तो 4 से क्या कट जाएगा, 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर की तरफ 5, इधर की तरफ भी बचा 5 और 5 5 जा होता है 25, यानी कि 200 का 1/4 का 50% कितना होता है, होता है 25। क्या होता है भैया, 25 होता है, ठीक है, क्या होता है, 25 होता है। या फिर अगर इसको हम डिफरेंस अप्रोच से करने की कोशिश करें, जैसे कि 200 का 1/4 का, तो 4 से काटेंगे तो 4 पंजे कितना होता है 20, 0 का 0 0, यानी कि आपसे बोला कि 50 का 50%, तो 50 का 50% यानी प्रतिशत हटा के क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बस बचा क्या, 5 ऊपर 5, 5 5 25। यानी कि कहने का मतलब आप किसी भी तरीके से करो, किसी भी पर आएगा आंसर सेम। तो यानी कि 200 का 1/4 का 50% का मान होता है 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, देखिए जरा पढ़े मेरे साथ। इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी डिक्रीज्ड टू। यानी कि यदि हम क्या करें कि किसी स्क्वायर के यानी किसी वर्ग को 1/3 घटा दें, है ना, किसी वर्ग की भुजा को अगर 1/3 कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, इतना पूछा है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 1/3 छोटा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर की साइड मतलब वर्ग की भुजा, साइड मतलब भुजा, और भुजा क्या होती है भैया, एक ही होती है, क्योंकि वर्ग ऐसा है, ऐसी आकृति है जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी साइड क्या है, ए है। अब बोला गया है कि इस साइड को क्या कर दो, 1/3 घटा दो, 1/3 घटा दो। मैंने अभी तुमसे कहा है, यही कह रहा हूँ कि जब भी जो भी बोला जाए 1/3 तो उसी संख्या में 1/3 से गुणा कर दो, 2/3 बोले तो 2/3 से गुणा कर दो, 4th 5th बोले तो 4/3
5 से गुणा कर दो, किसी से भी बोले आपको बस उसी संख्या में उसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सी बात रहेगी। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें बोला है कि इसका एरिया बताओ कि एरिया क्या होगा। अच्छा, एरिया क्या होगा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है सर, हमें पता है साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। तो अब देखो ध्यान से, भुजा क्या है हमारी, ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए बटे 3 ऐसा का ऐसा। तो अब इसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना, क्योंकि भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल होता है। तो देखो ए का स्क्वायर तो कितना रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाला का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते जब भी होल स्क्वायर हो तो सिर्फ ऊपर वाले को करके छोड़ दिया जाए। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो ऊपर वाले का भी करना है और नीचे वाले का भी करना है। और नीचे 3 है तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम किसी भुजा का 1/3 घटा रहे हैं तो उसका एरिया भी कितना घट रहा है, 1/9 ही घट रहा है, 1/9 घट रहा है। कितना घट रहा है, 1/9 घट रहा है। अब आपसे ऐसा नहीं कि ये 1/3 ही पूछा जाए, ये बहुत प्यारा सवाल है और बोर्ड को ये पसंद भी है। जब तुम्हारे पेपर आते हैं ना वो देखें तो उसको पसंद भी है। ये सवाल आपको बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम आपसे पूछा जाता है। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना कि 1/3 बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 से। 2/3 बोले तो 2/3 से कर दो। जितने से भी बोले उसी का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपसे बोल दिया जाता, मान लो कि स्क्वायर की भुजा है और लगभग इसको स्क्वायर से ही पूछा जाता है, ये बात भी पक्की है, पूछा आपके साथ इसको वर्ग से ही जाएगा, स्क्वायर से ही पूछा जाएगा। तो आप इसी को याद रख लो बस। क्या करना है कि कुछ भी बोल दिया, जैसे कि यहाँ तो सिर्फ 1/3 का बोला उसने तो हमने 1/3 कर दिया। मान लो बोलता 1/4 तो ए को हम क्या करते, 1/4 या तो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि 1/4 कर लेते तो 1/4 का अगर एरिया निकालेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 1/16 बढ़ेगी उसकी भुजा। उसकी जो एरिया होगा, क्षेत्रफल वो होगा, कितना बढ़ जाएगा, 1/16 गुना बढ़ जाएगा। चलो ये तो हो गया गुना की। अगर मान लो उस डायरेक्ट बोल दिया जाए, उसने बोला कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी स्क्वायर की साइड को क्या कर जाए, ट्वाइस किया जाए। ट्वाइस ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि ट्वाइस, तो समझ में नहीं आता कि ट्वाइस क्या है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना और थ्राइस का मतलब 3 गुना। इतना दिमाग में रखना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। तो जब भी आपसे 2 गुना और 3 गुना, ट्वाइस और थ्राइस कहे तो समझ जाना। तो अगर बोला जाए कि अगर किसी साइड को कितने गुना कर दिया जाए, अगर किसी साइड को 2 गुना कर दिया जाए वर्ग की, तो मतलब ये ए कितना है हो जाएगा, 2a। और 2a का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यानी कि 2a का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर जरूरी है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये एरिया निकाल रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ध्यान रखना, अगर किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुना। 3 गुना करेगा, बस उसका स्क्वायर निकालना, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रश्न अगर आ भी जाए तो आप नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलो ठीक है भैया, एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत सारी बातें बता दी है। चलो इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि अगर फॉर अ स्क्वायर टेबल, ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा मैं एक टफ क्वेश्चन लेके चलता हूँ, लेकिन वो टफ नहीं होगा, वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। आपको लगेगा ऐसा कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना बस इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, अगर एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया की बात, लेकिन अगर कभी पेरीमीटर पूछ लिया जाए कि पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि मान लो आपसे बोल दिया कि किसी वर्ग की भुजा को हम कितना गुना कर दे, 2 गुना कर दे, तो बताओ उसका पेरीमीटर
बताओ उसका पेरीमीटर यानी कि उसका परिमाप कितना गुना होगा। तो देखो परिमाप का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ए का गुना इसमें 2 करना मतलब ये कितने ए हो जाएंगे, 2a। तो परिमाप होता है वर्ग का परिमाप पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, या 4 इंटू साइड को मान लो a मान लो, 4 इंटू साइड, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो अगर ये परिमाप है तो अगर इस भुजा को हम कितना गुना कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 2 गुना, तो यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो तुमको क्या लगेगा 4 2 जा कितना 8, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो 4a की वैल्यू है यही तो पेरीमीटर है। 4a क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप है। मतलब 4a को आप जोड़ नहीं सकते, ना घटा सकते, ना गुणा कर सकते हैं, आपको उसकी संख्या देखनी पड़ेगी। तो संख्या कितनी है, 2 है, मतलब 2 ही गुना होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है, 8 मत कर देना, क्योंकि 8a हो कर दोगे, 4 दूना 8 कर दिया और 8a हो गया, तो इसका मतलब आपने क्या किया, 8 गुना कर दी भुजा। लेकिन आपसे भुजा नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप पूछा गया तो नॉर्मल सी बात है, याद रखो भैया, जब भी परिमाप पूछा जाए तो 4a को रखना, जितना गुना भुजा होगी उतना ही गुना उसका परिमाप होगा, जितना गुना उसकी भुजा होगी उतना ही गुना परिमाप। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि किसी वर्ग का जो भुजा है उसको 1/4 कर दिया जाए, तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा, तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा, तो भी उसका परिमाप 1/4 होगा। आप 4 को किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू a, तो इसको भी कितना करना, 1/4। अगर आपने 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो 4a नहीं रहेगा, मतलब परिमाप नहीं होगा। तो नॉर्मल सीधा सा आंसर याद करो, जितना गुना बोला जाए परिमाप के लिए उतना ही गुना उसका होगा। हाँ, एरिया की बोला जाए तो उसका वर्ग करना होता है, और वर्ग की बात अलग होती है, वो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल से चुटकी बजा के कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने है कि 4 स्क्वायर टेबल है। 4 कौन सी टेबल है, स्क्वायर टेबल। जैसे कि एक टेबल ये स्क्वायर मतलब बराबर स्क्वायर, वर्ग की कुछ 4 वर्गाकार टेबल है। तो उन 4 वर्गाकार को एक साथ ऐसे जमा दिया जाता है और बोला जाए साइड बाय साइड जमा दिया जाता है, और बोल दे कि इसकी इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है। तो आपको बताना है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा जो बड़ा टेबल बनी है। मतलब छोटी छोटी टेबल को बनाकर बड़ी टेबल कर दिया है, छोटी छोटी टेबल को बनाकर बड़ी टेबल बना दिया है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सबका एरिया क्या है, कुछ भी पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया, पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो पेरीमीटर, कोई बड़ी भारी बात नहीं है आपके लिए, है ना। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और कुछ नहीं, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, बोला गया है ना, कि सभी की जो साइड है वो कितनी है, 1.3 है, जो कि एंड टू एंड मतलब एक दूसरे से चिपक कर ऐसे, ठीक है। और कितनी है वो, 4 भुजा है, 4 टेबल है, 1 2 3 4। तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 को आपने बिल्कुल कैसे कर दिया भैया, चिपका कर रख दिया है। और आपसे बोला गया है कि अब इन 4 का पेरीमीटर निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे भैया, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अरे कोई हार्ड नहीं है, ऐसा लगता है। अगर हमने चारों को चिपका के रख दिया और बोला कि हर एक की जो लंबाई है या हर एक की जो साइड है वो बोला गया है 1.3, तो 1.3 यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1.3 है। और हमें पता है वर्गकार ऐसा चीज़ होती है, ऐसी आकृति होती है स्क्वायर, जिसकी सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया इसकी भी 1/1.3, इसकी भी 1.3, इसकी भी 1.3, इसकी भी 1.3। और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछले साल, ठीक है। ध्यान रखना 2024 में ही पूछा गया है इसको, तो आ सकता है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इसको आने में। तो बोला गया 1.3 है। तो अब ध्यान रखना कि हमें ये पता है कि ये लंबाई और चौड़ाई वर्ग में तो सेम होती है, यानी कि ये 1.3 ये 1.3, लेकिन ध्यान रहो कि हमने एक साथ अगर इनको जमा लिया तो इनकी लंबाई तो चेंज हो जाएगी ना, लंबाई क्या हो जाएगी, इनकी चेंज हो जाएगी, बाकी चौड़ाई तो सेम रहेगी। चौड़ाई तो उतनी रहेगी 1/3, क्योंकि ये तो
बदल नहीं रही है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, लेकिन लंबाई देखो ध्यान से अब क्या हो गई है, बदल गई है। तो इतना सा याद रखना, चाहे क्यूब का पूछ लिया जाए, क्यूबॉइड का पूछ लिया जाए, स्क्वायर का पूछ लिया जाए। दिमाग में एक चीज़ याद रखो, जब भी सभी क्यूब को एक साथ मिलाया जाता है, तो जब एक बड़ा क्यूबॉइड बनता है, जब सारे स्क्वायर को एक साथ मिलाया जाता है तो एक रेक्टेंगल बनता है। तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब उनकी ऊंचाई, चौड़ाई ये सब समान होती है, बस एक चीज़ बदलती है और वो है उनकी लंबाई। सिर्फ एक चीज़ बदलती है और वो बदलती है उनकी लंबाई। यानी कि आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में इसकी लंबाई बदल जाएगी, बस। इसके अलावा सब सेम। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि इसकी लंबाई हम देख रहे हैं, एक की लंबाई 1/3 है, तो 4 है, तो 4 की क्या होगी, देखो ध्यान से। तो अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 1.3 ही रहेगी। वो मीटर में बोले तो मीटर में, वो सेंटीमीटर में बोले तो सेंटीमीटर में। तो लेकिन हमें बोला है मीटर में, तो हमने लिख दिया मीटर में। अब तो बताओ, यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई हो गई। अब लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ का मतलब होता है ये। तो अगर ये 1.3 का है तो कितने हैं ये, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर दो तो अब डेसिमल का कैसे गुणा करो, कोई टेंशन नहीं है। जब भी किसी नंबर में डेसिमल लगाओ तो घबराना नहीं है, नॉर्मल रखना, बी नॉर्मल, खुद नॉर्मल होना, बिल्कुल अच्छे से होना है आपको। कुछ नहीं करना, कुछ देर के लिए इस पॉइंट को क्या करो भैया, भूल जाओ। समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं। आपके पास लिखा क्या है, 13 और 4, तो 13 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 13 का टेबल तो याद होगा, 13 4 जा 52, 13 चौक 52, वेरी गुड। तो हमने लिख दिया 13 चौक 52। अब बताओ कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है गुरुजी। तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो आप भी उत्तर में क्या लगा दो, एक संख्या के बाद पॉइंट, बस खत्म, ये हो गया पॉइंट का सॉल्यूशन। तो पॉइंट का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको टेंशन की बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जब भी आप सॉल्यूशन करो तब पॉइंट को भूल जाओ और बस गुणा कर दो, और लास्ट में जितना भी संख्या हो, जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा हो उस संख्या के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो। तो अब ये हो गया 5.2 मीटर, यानी कि ये एल है। अब लंबाई आ गई। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि उसका पेरीमीटर निकालो। क्वेश्चन में बोला गया था कि इस बिग टेबल का, इस बड़ी टेबल का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ध्यान रखना, ये कहीं से भी वर्ग तो बनेगा नहीं, बनेगा तो ये है ना रेक्टेंगल ही बनेगा। ये क्या बनेगा, है ना आयत ही बनेगा। क्या बनेगा, ये आयत। कभी भी ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ग को एक साथ मिलाया जाता है तो फिर वो वर्ग नहीं रहता है, वो आयत बन जाता है। हाँ, अगर उनका अरेंजमेंट बराबर किया जाए तभी जाके वो क्या होगा भैया, वर्ग बनेगा, वरना वो आयत में ही चला जाएगा, हमेशा रेक्टेंगल में चला जाएगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। याद रखना भैया, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना भैया, समय की बहुत कमी है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, 18 से 20 चैप्टर है आपके, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं एक चार्ट पर सब लिख लेना, सारे के सारे फॉर्मूले, है ना। एक पेपर लेना, पेन उठा कर, एक ब्लैक वाला पेन, है ना। अब उससे सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले एक चैप्टर से लगाकर 18 या 20 तक जितने भी फॉर्मूले सबको लिख लेना, और उन पेजों को बार बार रोज़ पढ़ना है आपको, रोज़ उन्हीं को पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप सवाल अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा। टेबल आपको 20 तक होनी चाहिए याद, स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए, और क्यूब अगर हो सके तो 10 तक कर ही लेना। इतना अगर काम आपने कर लिया तो समझ जाना आपकी आगे की राह बहुत आसान होने वाली है। और मैं जो कहता हूँ कि नवोदय दूर नहीं है, वो पास आ जाएगा, ठीक है। पर इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। तो देखो P बराबर है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 ऐसा का ऐसा। लेंथ की वैल्यू कितनी है, बोलो 5.2। फिर ब्रेथ की वैल्यू, चौड़ाई कितनी है, 1.3 है। तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो पॉइंट वाले को जोड़ना क्या कठिन काम है, नहीं काम है। बस देखो ध्यान से, जैसे लिखा 5.2, इधर लिखा 1.3। तो ध्यान रखना, जो होल नंबर होता है, यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है, जो बिना पॉइंट के पहले वाली होती है, उनको एक साथ रखते हैं, और जो पॉइंट से पॉइंट है जोड़ने पर
या घटाने पर, ये दोनों जगह सेम चलता है। आप जोड़ भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो, दोनों जगह पर क्या चलता है, सेम चलता है। तो जब भी पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है, बाकी जो पॉइंट के पहले वाला नंबर उनको एक साइड रखना है और पॉइंट के बाद वाले को दूसरी साइड रखना है। तो देखो अब जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने का बोले इसलिए 2 और 3 कितने 5, फिर लगा 2 पॉइंट 5 और 1 कितना 6, तो आएगा कितना 6.5, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ रहा है, ट्वाइस ऑफ 6.5 इन दोनों को जोड़ने पर। और ध्यान रखना भैया, अब लिखा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब आपको क्या करना है, इस 2 का गुणा करना 6.5 में, मैंने अभी कहा आपको 6.5 में नहीं करना, आपको 65 में करना है। तो अब 2 का गुणा करो 5 में, तो 2 पंजे कितना 10, फिर 2 का करो 6 में, 2 छंग कितना 12, 12 में 1 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब बताओ कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा, तो गुरु जी एक संख्या के बाद लगा, और एक संख्या के बाद पॉइंट आपने इधर से लगा दिया राइट साइड से, तो क्या आ गया आपका 11.0। और ध्यान रखना 11.0 का मतलब सिर्फ 11 ही होता है, और ये मीटर में रहेगा क्योंकि हमने निकाला क्या है, पेरीमीटर। ध्यान रखना पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आता है भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना भैया। वैसे वही मामला हो गया कि आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद आपने बिल्कुल पेट भर के खाया, उसके बाद आपके लिए कोई गुलाब जामुन भी लेके आए तो उस गुलाब जामुन की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो वैल्यू तभी होगी जब वो समय पर मिलेगा, ना तो समय से पहले ना समय के बाद, ठीक। तो इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ने का समय अभी है, अगर आप समय से बाद में पढ़ेंगे नहीं कि आप टाइम निकल जाएगा उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको समय से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन करेंगे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके इसी चैप्टर का है, क्योंकि ध्यान रखना भाई ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि इसी चैप्टर से आपके पास 1-2 क्वेश्चन नहीं, पूरे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, पूरे 4 क्वेश्चन। तो आपको हर एक टाइप इसका याद होना चाहिए चारों क्वेश्चन को हल करने के लिए। 4 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर। अगर आपने एक ही चैप्टर कर लिया तो मैथ्स के 4 क्वेश्चन आप वैसे सोल्व कर पाओगे, यानी कि 5 नंबर तो आपके मुट्ठी में वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़ना भैया आपकी स्क्रीन के सामने। बोला है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर इंटू 10 मीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको एक टाइल्स का क्षेत्रफल दिया है कि कितनी टाइल्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ टाइल्स आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ टाइल्स। अब देखो ऐसे प्रश्न तो आते हैं, हाँ मैं कह सकता हूँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 100% ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक कमरे में भी एक कमरे का क्षेत्रफल इतना है, उसमें हमें इतनी सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है, तो बताओ कि उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। नंबर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, नंबर पूछेगा। पूछ लेगा कि एक घन है, यानी कि क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसमें इतने इतने सेंटीमीटर के हम छोटे छोटे पीस काटेंगे, तो बताओ कितने काट सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है, मास्टर फॉर्मूला, मास्टर कंसेप्ट। अगर आपको जब भी नंबर पूछे, संख्याएं पूछे, तो आपको हमेशा याद रखना है एक फॉर्मूला n बराबर b/s, यानी कि बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा। यानी कि यहाँ पर जो एरिया बोले तो एरिया बड़े वाले का एरिया, और नीचे बोलेंगे तो छोटे वाले का एरिया। अगर आपको संख्या चाहिए, n चाहिए, तो ध्यान रखना कभी भी क्या करेंगे, जब भी आपको संख्या पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को भाग दे देंगे, बड़े एरिया में से छोटे एरिया का क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे, जिससे आपका काम बन जाएगा। अब लेकिन थोड़ी सी कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि कहीं कहीं पर जो सेंटीमीटर में दिया जाती है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें किस में जाती है, मीटर में। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ टाइल्स, तो टाइल्स का जो डायमेंशन है, अब टाइल्स तो छोटी होगी ना भैया, तो जो टाइल्स का डायमेंशन है वो कितना दिया है, टाइल्स का डायमेंशन दिया है 10 गुणित टाइल्स का डायमेंशन दिया है ना
10 गुणित 8, 10 इंटू 8। अब ये सब के सब सेंटीमीटर में है, दोनों ही किस में है, ये सेंटीमीटर में है। और नीचे का जो कमरा दिया है, कमरे का बोला है कि हैविंग अ डायमेंशन, उस हॉल का डायमेंशन है 12 मीटर और 10 मीटर। रूम का यानी कि कमरे का है ना, हिंदी वाले टेंशन नहीं लेना, रूम मतलब कमरा ही होता है, मैं जानता हूँ इतने समझदार तुम हो, तो इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में। तो बोला है 12 इंटू 10, लेकिन ये दे दिया उसने मीटर में। तो क्या दोनों राशि को, एक जैसी राशि को हम कंपेयर कर पाएंगे, अलग अलग को नहीं कर पाएंगे, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, या फिर ऐसा कर सकते हो इस सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों में उत्तर सेम आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मीटर क्या सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो समझना ध्यान से, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप 100 सेंटीमीटर तक चीज़ें लेते हैं तब जाके कितना मीटर होता है, वो 1 मीटर होता है, तब जाके कितना मीटर होता है, वो 1 मीटर होता है। और अगर आपको इस मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो आप किसका गुणा कर दोगे, 100 का गुणा कर दोगे। और अगर सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, तो 100 से क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हम क्या करना पसंद करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी से गुरुजी की भाग देना तो थोड़ा सा कठिन काम होता है बजाय गुणा करने के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं, यानी कि किसको बदल लेते हैं, हम इस मीटर को बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो देखो ध्यान से, 12 का गुणा किस में करेंगे, 100 में करेंगे, इंटू 10 का गुणा भी किस में करेंगे, 100 में करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या निकल के आएगा हमारे पास, 12 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1200, और 10 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1000। यानी कि अब आपकी जो डायमेंशन आई है वो 1200 इंटू 1000 हुई है। अब आपके पास कोई समस्या नहीं है। अब आप क्या करेंगे, बड़े का एरिया, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है हमारा, मास्टर फॉर्मूला B/S, बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल। और एक बात समझो ध्यान से, ये लिखा है इनटू में, तो क्या आपको इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना गुणा भी, बस जो जैसा लिखा है बस वैसा लिख देना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता ही क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि पहले से ही एरिया दिया हुआ है हमें। तो देखो ध्यान से, n बराबर क्या करेंगे हम, बड़े वाला हॉल है कि है ना, रूम है ना, हॉल है, तो हॉल का क्षेत्रफल कितना है, 1200 गुणित 1000, कितना है, 1200 गुणित 1000। और नीचे वाले यानी कि टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, टाइल्स का क्षेत्रफल है गुरुजी 10 गुणित 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, काटेंगे और क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। देखो ध्यान से कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ख़त्म मामला। अब 2 से काट दो, 2 से कटते हो से क्या, 4 से काट दो, 8 से काट दो, 4 से काट देते हैं भैया, तो 4 से काटते तो 4 दूनी कितना होता है, 8, फिर ये होता है 4 दूना 8, और ये तो बचा 2, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया 25 में ख़त्म। अब यहाँ से 2 से 12 को भी काट सकते हैं, तो 12 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितने 0, 2 0, तो 2 0 लगा दो भैया। n बराबर 600 गुणित 25। तो अब आप 600 गुणित 25 कर लो। तो क्या आपको 600 का गुणा 2500 में करना, बिल्कुल नहीं करना। ये तो वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, मिसर से पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। करना क्या है आपको, इस 6 का गुणा 25 में करना है, 25 का 6 में करना है। अगर आपको 25 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में उत्तर निकल जाएगा। कभी ऐसा मत करना 25 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 25 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 25 का 6 में करेंगे तो 150, तब जाके बात आएगी। तो आप सिर्फ क्या करना, आपको जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 होता है, तो उस 0 का मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, फिर बाद में करते हैं नंबर टू नंबर का। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सिर्फ 6 का करो 25 में, तो 6 का 25 में करेंगे तो 6 5 जो कितना होता है 30, n बराबर, फिर 6 का 2 में करो, 6 2 जा कितना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 15, तो ये हो गया 150। अब कितनी जीरो भूले थे, 2 जीरो, तो कितनी जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, यानी कि आपकी जो n आएगी वो कितनी आएगी भैया, 15000 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 15000। यानी कि आपको अगर उस रूम में सारी टाइल्स लगानी, कितने सेंटीमीटर की, 10 इंटू 8 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है, तो ऐसी टाइलों की संख्या कितनी है, 15000 है।
कितनी हैं? 15,000। है ना आसान? सारे आसान हैं, सभी ऐसे होंगे। सबको लगते मुश्किल है, सब आधे से ज़्यादा छोड़ के आ ही जाएंगे, पर आपको नहीं छोड़ना है। करना क्या है? कुछ भी पूछ ले जाए, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि ऐसा तो मैंने बोला रेक्टेंगल का, ऐसा आ जाता है, घन का भी आ जाता है और घनाभ का भी आ जाता है। घन का कैसे आ जाता है? कभी ऐसा बोल दिया जाता कि एक बड़ा सा घन है 8 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन के रूप में काटना है। तो बताओ कि इसमें कितने टुकड़े काट सकते हैं हम? तो करना क्या है, हमें एरिया की वॉल्यूम, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो आप चाहो तो इनका क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकालना। हमें क्या निकालना है? इनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो बड़े का वॉल्यूम बटा छोटे का वॉल्यूम, बड़े का वॉल्यूम बटा छोटे का वॉल्यूम, बस बड़ा बटा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, ऐसा। बड़ा ऊपर, छोटा नीचे, बस लगा दो डिवाइड, खत्म मामला, n निकल जाएगा। जब भी संख्या निकालनी होती है, अभी भी कह रहा हूँ मैं, जब भी संख्या निकालनी होती है तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, n बराबर b/s, यानी कि बड़ा, यानी कि बिग अपॉन स्मॉल, बिग अपॉन स्मॉल, बड़े अपॉन छोटे, बड़े अपॉन छोटे, बड़े से छोटे, बड़े छोटे, बड़े छोटे, बस इतना काम करना आपको। इतना हो गया तो लाइक चिंगा लाला। तो देखो भैया, बहुत सारे प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं, और भी अगर हमें मज़ेदार ऐसे ही क्लास चलने हैं और इतनी ही आसानी से हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। आपके एग्ज़ाम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, वादा करते हैं आपसे। जितने भी आप रहेंगे, आपको पूरे एग्ज़ाम तक 13 दिसंबर तक, है ना, 12 दिसंबर की रात तक पढ़ाएंगे आपको, रात में भी पढ़ाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे रिवाइज करवाएंगे, लाइव चलाएंगे, कुछ भी करना पड़े हमें, हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ना है और बने रहना है। और उसके लिए क्या करना होता है? कुछ सब्सक्राइब करना होता है, ठीक, बस इतना सा काम रहता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, मन लगा कर करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।